Hello students, this is our dimensional analysis part 1. So in this video, I will discuss about dimensions and how to find the dimensions of a physical quantity. So let us start. So before discussing about dimensions, I will give you a quick recap of what we have studied in our previous video. So as you know, in the previous video, I have discussed about physical quantities, fundamental quantities, derived quantities, and I have also discussed about units and measurement. Okay, so let us revise this concept in brief. देखिए, हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था. सो व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. ये वाला पोर्शन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन ऐसा एक क्विक रिवीजन करेंगे हम इस टॉपिक का, ताकि आपको भी एडवांटेज हो, आपको भी फायदा हो, बेनिफिट हो. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप किसी भी बॉडी का मास मेजर कर सकते हो, आप लेंथ मेजर कर सकते हो, आप टाइम को मेजर कर सकते हो, आप टेम्परेचर मेजर कर सकते हो. ठीक है ना, आप स्पीड मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, एरिया मेजर कर सकते हो. तो बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास. तो वो क्वांटिटीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, लाइक मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा. उसके बाद देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल नाम से पता लग रहा है कि वो क्वांटिटी जो बेस है, जो फंडामेंटल है, मतलब जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी. तो वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी का मास मेजर करना चाहते हो तो आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगी. सिमिलरली, अगर आप किसी बॉडी की लेंथ मेजर करना चाहते हो तो लेंथ के लिए आपको कुछ और मेजर नहीं करना होगा. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिपेंड नहीं होती, जो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज. ठीक है ना. एंड मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 2 उनकी सप्लीमेंट्री हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन. वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है. सो नाम से ही पता लग रहा है ये क्वांटिटी डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड. ठीक है, सो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? Those quantities which are dependent on fundamental quantities are called derived quantity. तो वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, मतलब जिन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में निकालते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरीके की लेंथ होती है. सो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, वन इज द डिस्टेंस, अदर इज द टाइम. ठीक है, सो डिराइव्ड क्वांटिटी, तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो सब किस पे डिपेंड होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती है. सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and other than 7 fundamental quantities, all other quantities are derived quantity. So derived quantity depend on fundamental quantity. तो जितने भी हमारे बेसिकली फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हमारा फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है. ठीक है, इन सारी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, तो ये क्विक रिविजन था पिछली वीडियो का. चलिए अब उसके बाद देखिए, ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और you can say base quantities because they are basic, they don't depend on any other quantities. So we have 7 fundamental quantity. So first fundamental quantity is mass. मास की जो यूनिट होती है, अब देखिए किसी भी कोई भी क्वांटिटी आपके पास, हर क्वांटिटी की हम मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट करने के लिए आपको पता है हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, वन इज द यूनिट और अदर इज द मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल, if you measure the mass of a body, then let us suppose the mass comes out to be 50 kg. तो अगर आपने एक बॉडी का मास मेजर किया है और मास आ गया 50 kg, so in this measurement 50 is the magnitude or the numerical value and kg is the unit. So without unit there is no meaning of any measurement. तो measurement के लिए unit और
मैग्नीट्यूड, ये दो हमें क्वांटिटीज चाहिए होती है, ठीक है। सो आवर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ, लेंथ हम मेजर करते हैं जिसको किसमें, मीटर में मेजर करते हैं। दीज ऑल आर एसआई यूनिट, दीज ऑल आर एमकेएस यूनिट, ठीक है ना। ये सारी जो यूनिट्स हम बोल रहे हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट की है हमने। इसी तरीके से टाइम, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी यूनिट केल्विन होती है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। सेकंड एस से रिप्रेजेंट होता है, मीटर एम से, केजी को के और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट होती है एम्पियर, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको पता है मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो चमक होती है, किसी मोमबत्ती को जला रहे, कोई बल्ब चल रहा है तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है दैट इज कैंडेला, तो उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से, ठीक है। ये डायमेंशन से, इनकी बात अभी मैं करूंगा। सो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज अलॉन्ग विद देयर एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। आपको पता है हम मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में, ठीक है ना। सो दीज आर कॉल्ड एसआई यूनिट और एमकेएस सिस्टम यूनिट। एमकेएस का मतलब होता है मास को हम, मास देखिए एक वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस भी किया था, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट जो भी हमारी होती है। सो एम के एस यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो वो यूनिट जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एमकेएस यूनिट। और अभी हम इसको एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट बोलते हैं, ये हमारा मैट्रिक सिस्टम होता है। उसके बाद देखिए अगली चीज आती है हमारे पास, डायमेंशन। देखिए उसके बाद डायमेंशन है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच, the dimensions of a physical quantity are the powers to which the base quantities are raised to represent that quantity। अब देखिए डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सो देखिए, सो हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। आपको पता है वी हैव वेलोसिटी, और वेलोसिटी आप सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको पता है वेलोसिटी कैसी कैसी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, एंड डिस्टेंस और टाइम क्या होते हैं हमारे फंडामेंटल। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मैं यहाँ से वहां तक गया, कितना गया, 50 मीटर्स गया, डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक तरीके का लेंथ होता है, तो मैंने डिस्टेंस को लेंथ लिख दिया। और नीचे क्या है, टाइम, टाइम को मैंने टी से लिख दिया। तो इसका मतलब जितनी भी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं। और किस तरीके से लिखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे डिस्टेंस को हम एल से लिखा मैंने, टाइम को मैंने टी से लिखा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं आप वेलोसिटी को हर जगह लिखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने 7 जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको हमने सबको डायमेंशंस अलॉट कर दी। मतलब जैसे हमारा जो लेंथ होगा, लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से मास, जो मास होता है मास को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड लेंथ को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया अलॉन्ग विद द स्क्वायर बॉक्स। टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखिए, ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है या बेस क्वांटिटीज होती है, इन्हीं को हम 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड भी कहते हैं। 7 डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सबको हम हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में लिखते हैं। और हमने क्या करा, हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक डायमेंशन अलॉट कर दी। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूं डायमेंशन के लिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा मास होता है, तो मास के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं एम। ओके, सो डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स हम यूज करते हैं और उसके अंदर उसका जो सिंबल होता है हम उसको लिखते हैं। हमारा जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है।
अब चाहे आप डिस्टेंस बोल लो, डिस्टेंस भी तो एक तरीके की लेंथ है, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। उसके बाद आपका टाइम आ जाता है, टाइम की डायमेंशन क्या होगी, टी होगी कैपिटल में, ठीक है। टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल के होगी। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल ए होगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल में एम ओ एल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, सी डी होती है। देखिए जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इनका कोई यूज नहीं होता है जनरली। हमें ये 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को याद रखना होता है। ये बहुत इजी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी डायमेंशंस के टर्म्स में। तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम होती है, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की डायमेंशन कैपिटल के होती है। कहीं पे इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सो गलत नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल ए होती है। और डायमेंशन लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सिंबल लिखना होता है, ठीक है, सिंबल लिखना होता है। सो दीज आर कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया था, द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो बेस क्वांटिटीज को हम पावर्स की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस क्या होता है, एक तरीके की लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई। और नीचे टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ पे आपकी टी हो गई, ठीक है। तो एल अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो डिस्टेंस मतलब एक तरीके की लेंथ हो गई, तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन हो गई वो एल हो गई। टाइम की डायमेंशन क्या हो गई, यहाँ पे टी हो गई। अभी टी नीचे है, तो आप जब ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, पावर कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी -1। तो अभी हमने डायमेंशन की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। तो देखिए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज द पावर। अब पावर देखिए यहाँ पे एल की पावर कितनी है, 1 है, टी की पावर कितनी है, -1 है। और एल और टी हमारी क्या है, लेंथ और टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, जो भी बेस क्वांटिटीज होती है उनकी पावर में रिप्रेजेंट करना उन्हें। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, कि जब हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की पावर में डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। तो ये डायमेंशन आपको याद करनी होगी, तभी आपको सीख पाओगे। बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया था, जो लेंथ की डायमेंशन होती है, सॉरी, जो मास की डायमेंशन होती है वो कैपिटल एम होती है, लेंथ की कैपिटल एल होती है, टाइम की कैपिटल टी होती है, टेम्परेचर की कैपिटल के होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की कैपिटल ए होती है, एंड अलॉन्ग विद द स्क्वायर बॉक्स। तो ये डायमेंशंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशन मतलब बस एक तरीके से आप ये समझ लो, जो बेस क्वांटिटीज है उनको लिखने का तरीका, उनको शॉर्ट नोटेशन में लिखने का तरीका इज कॉल्ड डायमेंशन। डिस्टेंस है एल, लेंथ हो गया, डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो डायमेंशन एल हो गई। टाइम हो गया, डायमेंशन टी हो गई। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर टाइम आता है तो डायमेंशन कैसे लिखोगे, टी लिख दोगे। किसी भी फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस आता है तो क्या लिख दोगे, एल लिख दोगे। किसी भी फॉर्मूले में करंट आता है, ठीक है, क्या लिखोगे, ए लिख दोगे, एम्पियर लिख दोगे। किसी भी फॉर्मूले में मास आता है, एम लिख दोगे, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज को लिखना और उसकी पावर को दिखाना, डेट इज कॉल्ड डायमेंशन, सिंपल भाषा में। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होता है हमारा लेंथ, जिसकी डायमेंशन एल होती है। टाइम हमारा होता है टी, डायमेंशन कैपिटल टी, कैपिटल्स में होते हैं। अब ये टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1। सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी -1। एक और चीज आप सीख लीजिए, मान के चलिए, अब देखिए वेलोसिटी में मास तो होता ही नहीं है ना। वेलोसिटी में हमारे पास मास तो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने बताई थी कितनी होती है, एल टी -1 होती है वेलोसिटी की डायमेंशन। अब वेलोसिटी मास पे तो डिपेंड करती नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी क्वांटिटीज होती है हम उन्हें मोस्टली मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखते हैं। मतलब यहाँ पे लेंथ तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे टाइम भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे मास तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल देंगे मास की पावर 0। जीरो क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मास की कोई डायमेंशन नहीं है, सो 0 डायमेंशन। लेकिन यहाँ पे लेंथ की कितनी डायमेंशन है, लेंथ की 1 डायमेंशन है।
और टाइम की कितनी डायमेंशन है, -1 डायमेंशन है। सो वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग 0 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आपका एरिया होता है, आपको पता है ना एरिया क्या होता है, सिंपल एवरीवन नोज। जो हमारा एरिया होता है, सो एरिया इज लेंथ स्क्वायर, है ना। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। आपको पता है लेंथ क्या होता है, लेंथ एक तरीके की लंबाई होती है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई कैपिटल। जो ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ भी क्या होती है, लंबाई होती है ना। तो ब्रेड्थ की डायमेंशन भी क्या हो गई, एल हो गई। सो एल मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर हो गई। ठीक है ना, एल स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। इसी तरीके से हमारा जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसके लिए भी एल आ गया, इसके लिए भी एल आ गया, इसके लिए भी एल आ गया। सो एल क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, एरिया की नहीं वॉल्यूम की। ठीक है, तो वॉल्यूम हैज द डायमेंशन एल क्यूब। उसके बाद देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, डेंसिटी। लेट अस फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अब आपको करना क्या है, देखिए आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो, शर्त एक है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए 11th में जितने भी आप चैप्टर्स करोगे धीरे धीरे बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे। 12th में आप चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पे फॉर्मूलेज आएंगे। तो जब आप फॉर्मूलेज को पढ़ोगे तब आप डायमेंशन निकाल सकते हो। 11th क्लास में ये फर्स्ट चैप्टर है, तो अभी आपको फॉर्मूलेज तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप डायमेंशन सब क्वांटिटीज की नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हर चैप्टर में आपके सामने फॉर्मूलेज आते रहेंगे और उस टाइम आप हर फॉर्मूले की, हर क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, आपकी बुक में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, 100 मतलब लगभग 50 60 70 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उन सबकी डायमेंशंस आपको याद नहीं करनी है। कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन आपको याद करनी होती है, बाकी सब आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे निकालना। ठीक है, लेकिन बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मास की डायमेंशन m होती है, लेंथ की l होती है, टाइम की t होती है, इलेक्ट्रिक करंट की हमारी a होती है, टेम्परेचर की k होती है। बस इतना याद रखना है, बाकी सब काम हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी किसका रेशियो होता है, मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। मास की डायमेंशन पता है आपको, मास की डायमेंशन क्या होती है, m होती है। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, वॉल्यूम की l की पावर 3, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो इसका मतलब यहाँ पे m की तो 1 हो गई और l की नीचे 3 है, ऊपर जाएगा तो कितनी हो जाएगी, l की पावर -3। तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे t की पावर, t की डायमेंशन कितनी लिख दोगे, 0 लिख दोगे। सो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, ml -3 t0। t0 क्यों, क्योंकि t की यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, डेंसिटी टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती है, डेंसिटी को टाइम की डायमेंशन ही नहीं चाहिए, दैट्स वाई। आपको समझ आया। चलिए मैं एक और समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, एक्सेलरेशन की। सो लेट अस फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की हम डायमेंशन निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलो या चेंज इन वेलोसिटी एक ही बात है। सो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है हमारा जो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने निकाला था वेलोसिटी की डायमेंशन, अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, LT-1 अपॉन में टाइम, टाइम की डायमेंशन t। जब ये t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी और -1 पहले से है, तो क्या हो जाएगा, LT-2। सो एक्सेलरेशन हैज ए डायमेंशन ऑफ LT-2। तो एक्सेलरेशन में लेंथ की तो 1 डायमेंशन है, टाइम की -2। अब यहाँ पे मास को भी लिखना पड़ेगा, तो कंप्लीट नोटेशन क्या होगी, तो कंप्लीटली आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे m की 0 डायमेंशन, l की 1 डायमेंशन एंड टाइम की -2 डायमेंशन। सो दिस इज द डायमेंशन एंड स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। ओके, चलिए तो ये मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा दिया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस को l से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, तो LT-1। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी LT-1 होता है, टाइम t होता है, ऊपर जाएगी तो LT-2। अभी अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गए। चलिए उसके बाद देखिए अगली चीज आती है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशंस की टर्म्स में लिखते हैं उसे हम डायमेंशन फॉर्मूला बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, LT-1, है ना। सो
द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज LT माइनस 1। इसी तरीके से अभी हमने एरिया का डायमेंशन निकाला था, है ना, अभी अभी मैंने आपको समझाया था। सो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, सो एरिया का जो डायमेंशन हो गया, सो एरिया इज ए, एरिया का डायमेंशन क्या होगा आपका, एरिया में मास तो होता ही नहीं है तो m की तो 0 हो गया, l का कितना हो गया 2 हो गया, और टाइम का भी कितना हो गया 0, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, इसी तरीके से जो फोर्स होता है उसका भी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT माइनस 2। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशंस की टर्म्स में लिखते हैं तो उसी को हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। ओके, सो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है MLT माइनस 2। चलिए मैं आपको फोर्स का भी निकालना सिखा देता हूँ कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, एवरीवन नोज फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमारा फोर्स होता है डेट इज F, तो फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन मैंने आपको अभी बताया था वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब आपको पता है मास की डायमेंशन क्या हो गई, m हो गई, सो मास की तो m हो गई डायमेंशन, मल्टीप्लाई वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 1, और एक t नीचे है तो ये क्या हो गई LT माइनस 2 हो गई यहाँ पे। तो देखिए एक डायमेंशन तो m की हो गई, एक l की हो गई, और t की कितनी हो गई -2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, सो फोर्स हैज ए डायमेंशन MLT माइनस 2। तो जब भी किसी क्वांटिटी को उसके डायमेंशंस की टर्म्स में लिखते हैं सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज गिवन एज MLT माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन है, अब देखिए जब भी मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, एक तरफ क्वांटिटी दूसरी तरफ डायमेंशन। सो an equation which contains a physical quantity on one side and its dimension formula on another side, other side। ठीक है, तो जब एक इक्वेशन जिसमें फिजिकल क्वांटिटी तो एक तरफ होती है और उसका डायमेंशन दूसरी तरफ होता है दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है, फिर इक्वल टू होता है, एक राइट हैंड साइड होती है, ऐसी तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल टू का साइन होता है। तो इसी तरीके से जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और उसकी डायमेंशन को राइट हैंड साइड लिखते हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। नाम से पता लग रहा है ये एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन किसको शो कर रही है, डायमेंशन को शो कर रही है। ओके, फॉर एग्जांपल द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये हो गई, सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड। एरिया ML2 T0, एरिया सॉरी एरिया की क्या होगी, एरिया m पे तो डिपेंड करता नहीं है तो m की 0 हो गई, l की कितनी हो गई 2 डायमेंशन हो गई, और एरिया टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता तो टाइम की डायमेंशन भी कितनी हो गई 0 हो गई। इसी तरीके से फोर्स का मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जब एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी होती है और फिर इक्वल टू होता है और दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन वन साइड एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन अदर साइड। तो एक तरफ तो फिजिकल क्वांटिटी होती है, दूसरी तरफ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को निकाल के दिखा रखा है और मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास की डायमेंशन क्या होती है m होती है। ठीक है, सो मास की डायमेंशन क्या होगी आपकी m हो गई, और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है LT माइनस 2। तो क्या बन गया MLT माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसी तरीके से वर्क, अब देखिए वर्क की डायमेंशन निकालनी है। आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो वर्क होता है वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की डायमेंशन मैंने आपको अभी भी निकाल के बताई थी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक तरीके की लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन क्या हो गई L हो गई। तो यहाँ पे एक L पहले से एक L ये हो गया तो L का स्क्वायर हो गया, सो ML स्क्वायर T माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। और देखिए एनर्जी भी वर्क ही होती है, सो वर्क एंड एनर्जी हैज द सेम डायमेंशन। ठीक है, सो वर्क एनर्जी भी क्या होता है, वर्क का फॉर्म होता है ना, जब भी हम वर्क करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है,
तो वर्क और एनर्जी दोनों की सेम डायमेंशन होती है। देन आगे आपका मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन क्या होती है, एम होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, हम निकाल चुके हैं। सो क्या बन गया टोटल, एम एल टी माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। किसकी निकालनी है हमें, डायमेंशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमें डायमेंशन निकालनी है। सो वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए आपने सबने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है जहां पे g ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, तो g को हम एक तरफ रखते हैं, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन गया, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 और m2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने क्या काम करा है, जी को तो एक तरफ रखा है, आर स्क्वायर को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, m1 m2 को नीचे ले गए, बस हमने रीअरेंज करा है। अब क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, आर क्या होता है, लेंथ होती है, आर मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ, तो आर की डायमेंशन क्या होगी, एल होगी, तो आर का स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो गया, एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अपॉन में m1 इंटू एम टू, एक मास एरा एक मास एरा, टोटल दो मास है, तो कितनी डायमेंशन हो गई, m की स्क्वायर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लो, ऊपर m की कितनी है, 1 है, नीचे 2 है, तो माइनस करेंगे तो m की कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। l की यहाँ पे 1 है और 2 यहाँ पे है, तो कितनी हो गई, l की टोटल 3 हो गई, और t की कितनी है, -2, तो t की -2। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो g हो गया उसकी डायमेंशन क्या हो गई, m-1 l3t-2, ठीक है। सो m-1 l3t-2। देखिए बहुत इजी है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, एंड इफ यू नो द फॉर्मूलाज देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द डायमेंशंस, मल्टीप्लाई देम, ऐड देयर पावर्स एंड राइट देम। बहुत आसान है। सबसे मेन कंडीशन क्या है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होती है, मास की जैसे कैपिटल एम होती है, लेंथ की कैपिटल एल होती है, बस आपको लिखना है और जितनी पावर से उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मास की डायमेंशन नहीं है तो m की 0 आएगा, टाइम की डायमेंशन नहीं है तो t की 0 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे वेलोसिटी जो होती है ना, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूं, वैसे मैं बता चुका हूं कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, LT-1 होती है। तो वेलोसिटी में मास तो होता नहीं है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, मास को शो करते हैं विद अ 0 डायमेंशन। तो वेलोसिटी हैज नो डिपेंडेंस ऑन मास, सो वी विल पुट द डायमेंशन ऑफ मास एज 0 इन वेलोसिटी, देन लेंथ की डायमेंशन 1 हो गई, टाइम की -1 हो गई। सो वेलोसिटी हैज ए डायमेंशन ऑफ m0 l1t-1, ठीक है। सो वेदर द फिजिकल क्वांटिटी doesn't contain mass, length or time, but you have to write all these three quantities. So if the quantity does not contain these, you have to write their dimension as 0, but you have to write, it is mandatory to write, okay। तो आपका कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।